Hi guys, welcome back to the Studios World. I am Muskan and I'm here with the most important topics or the most important questions for exam. So now आई नो कि आपका स्कूल साइकोलॉजी का एग्ज़ाम अब आ ही गया है, ठीक है? सो मैं वो टॉपिक्स बता रही हूँ, जो अगर आपने पहले तो बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करी, तो आप इनसे स्टार्ट करो, ठीक है? अगर आपने पढ़ाई की हुई है, तो इन पे थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस करो, ठीक है? क्योंकि आप देख लेना आपका जो एग्ज़ाम आएगा उसमें इसमें से 50% या 40% क्वेश्चंस तो रहेंगे यानी जिससे आप पास हो सकते हो। सो प्लीज़ इन टॉपिक्स को बिल्कुल ही ध्यान से पढ़ना है। डायरेक्टली क्वेश्चन भी उठ के आ सकता है या हल्का-सा घुमा के भी आ सकता है, मोस्टली डायरेक्टली ही क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है? सो कोड है बीपीसीएस 184 स्कूल साइकोलॉजी और मैंने यहाँ पे टॉपिक्स के फॉर्मेट में लिखा है। टॉपिक्स के फॉर्मेट पे क्यों लिखा है? क्योंकि देखो ये क्वेश्चन के फॉर्मेट में कैसे आता है, बस वो आगे दे देंगे कि डिफाइन, एक्सप्लेन व्हाट इज़ ऐसे करके और फिर वो यहाँ टॉपिक का नाम ही लिख देते हैं सीधा, ठीक है? सो इसीलिए मैंने इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में ना लिख के इस तरीके से आपको पूरा-पूरा टॉपिक यूनिट वाइज़ बताया हुआ है और उसमें भी टॉपिक का नंबर बताया हुआ है ताकि आप सीधा बिना टाइम वेस्ट किए बुक खोलो, उसमें ये पेज खोलो, ये टॉपिक खोलो और उसकी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। सो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है 4 ब्लॉक्स हैं आपके पास और 9 यूनिट्स हैं, ठीक है? 9 यूनिट्स में अगर मैं बात करूँ सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट कौन-सी है? सो 2 यूनिट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें पहली तो आपकी यूनिट 1 बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आप देखना काफ़ी या तो काफ़ी सारे सवाल आएँगे यानी 2 या 3 ऐसे आ सकते हैं या अगर 1 क्वेश्चन आएगा ना तो वो ज़्यादा मार्क्स का आएगा। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला ब्लॉक है आपका इंट्रोडक्शन टू स्कूल साइकोलॉजी और इंट्रोडक्शन टू स्कूल साइकोलॉजी के अंदर आपके पास बस एक ही यूनिट है। यूनिट का नाम है स्कूल साइकोलॉजी एंड ओवरव्यू। सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो होना चाहिए कि स्कूल साइकोलॉजी होता क्या है। सो इसके लिए आप पढ़ोगे टॉपिक 1.2 डिफाइनिंग स्कूल साइकोलॉजी और इसके बाद जो बहुत ज़रूरी है वो है आपका टॉपिक 1.3 नीड एंड रेलेवेंस ऑफ स्कूल साइकोलॉजी। सीधा-सीधा ये सवाल आ सकता है 5 मार्क्स, 10 मार्क्स में। इसके अलावा रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट टॉपिक 1.6 ये भी सीधा-सीधा आ सकता है। सो बहुत बार ये लोग क्या करते हैं ऐसे देते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्कूल साइकोलॉजी एंड व्हाट आर द नीड एंड रेलेवेंस ऑफ स्कूल साइकोलॉजी। सो इस तरीके से आपका टॉपिक 1.2 और 1.3 मिक्स करके आ गया। इसी तरीके से हो सकता है टॉपिक 1.2 1.6 मिक्स करके दे दें। सो ये 3 ऐसे टॉपिक है जो आपको अच्छे से करके जाना है, इसमें किसी न किसी पे सवाल आएगा, ठीक है? इसके अलावा नीचे मैंने लिखा है एडिशनल। एडिशनल का मतलब है ये आपको सीधा-सीधा नहीं मिलेगा बुक में, सीधा कोई टॉपिक का नाम ये नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ते हो, सो आप इसका आंसर दे सकते हो। सो क्वेश्चन आ सकता है कि क्या चैलेंजेस फेस करता है स्कूल साइकोलॉजी का फील्ड या फिर एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट क्या चैलेंजेस फेस करता है। सो इसमें आप लिमिटेशन से पढ़ोगे ना इसी चैप्टर के अंदर, सो उसी से आप बना के चैलेंजेस लिख सकते हो या आप हिस्टोरिकल ओवरव्यू जो टॉपिक है वो पढ़ोगे, उससे आप चैलेंजेस लिख सकते हो। इसके अलावा डोमेन्स इन स्कूल साइकोलॉजी ये आने के थोड़े कम चांसेस है क्योंकि हमारी बुक में ज़्यादा दे नहीं रखा है इसके बारे में, फिर भी हो सकता है कि यानी स्कूल साइकोलॉजी जो होता है ये हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं, यानी फ्यूचर स्कोप के बारे में बेसिकली बात हो सकती है। सो आप वो सब यहाँ लिख सकते हो। ये था आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यूनिट 1 का और सबसे इम्पोर्टेंट है 1.2, 1.3, 1.6 ये सारे आपके टॉपिक्स। नेक्स्ट आता है ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 के अंदर आपके 2 यूनिट्स हैं, यूनिट 2 इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट और यूनिट 3 डेवलपमेंटल थ्योरीज़। सबसे पहले यूनिट 2 की बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट। सबसे इम्पोर्टेंट पहले तो आपको डेफिनेशन देखो हर जो आपका चैप्टर का नाम है ना उसकी डेफिनेशन तो आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है? डेफिनेशंस भी आती हैं इसीलिए। सो पहले तो ह्यूमन डेवलपमेंट आपको पता होना चाहिए क्या होता है। फिर टॉपिक 2.2 इश्यूज़ एंड थीम्स इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पूरा का पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी इसी टॉपिक पे आप देख सकते हो। मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की है। मैंने यूनिट 2 करा दिया है, यूनिट 1 भी कराया हुआ है, यूनिट 3 कराया है, यूनिट 4 कराया हुआ है। सो आपकी आधी पढ़ाई तो ऐसे ही हो जाएगी। सो वीडियोज़ आप देख सकते हो। सो इश्यूज़ और थीम्स सारे आपको कवर करने हैं। उसके बाद लाइफ स्पैन डेवलपमेंट करके एक टॉपिक है, ये भी आपको पूरा का पूरा पढ़ के जाना है। नेक्स्ट है आपका 2.4.2 जो कि है रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो ये आप पूरा भी पढ़ सकते हो और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो दुर्गानंद सिन्हाज़ मॉडल दे रखा होगा इकोलॉजिकल मॉडल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो ये मॉडल बहुत-बहुत ज़रूरी है। ये मॉडल आपका यूनिट 3 में भी है, यूनिट 2 में भी है, लेकिन यूनिट 2 में ज़्यादा अच्छे से डिटेल में दे रखा है और यूनिट 3 में इसका एक डायग्राम दे रखा है। सो आप जब आंसर लिखोगे सो दोनों मिक्स करके लिख के आना है। यूनिट 3 से डायग्राम उठा लेना और यूनिट 2 से सारा थ्योरी वाला मैटर उठा लेना। सो ये था आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यूनिट 2 के। आगे आते हैं यूनिट 3 डेवलपमेंटल थ्योरीज़। इसमें सारी की सारी डेवलपमेंटल थ्योरीज़ जो हैं वो 3.2 यूनिट में दे रखी है। ये सारी की सारी थ्योरीज़ इम्पोर्टेंट है, पर अगर उसमें भी मैं बोलूँ सबसे इम्पोर्टेंट कौन-सी है, सो कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दे रखी होगी और उसी के ऊपर आपका दे रखा होगा इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी।
सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप कॉग्निटिव थ्योरी भी पढ़ लेना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी होती है, ठीक है? सारी ही थ्योरीज इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट की, यानी पूरा 3.2 यूनिट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कोहलबर्ग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें लिखा नहीं है बट मैं बोल रही हूँ, कर लेना उसको, ठीक है? नेक्स्ट हम आते हैं ब्लॉक 3 पे। ब्लॉक 3 आपका है प्रॉब्लम बिहेवियर इन चिल्ड्रन एंड अडोलसेंस। इसमें आपके जो है 3 यूनिट्स आ जाते हैं। एक आपका यूनिट होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। सो मैंने बोला था स्टार्टिंग में 2 यूनिट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक यूनिट 1 और दूसरा ये यूनिट 4 है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये दोनों यूनिट मेक श्योर कि आप पूरा पढ़ के जाओ। इसमें कुछ भी आ सकता है इन दोनों यूनिट में। यूनिट 1 में कुछ भी आ सकता है, 4 में कुछ भी आ सकता है। ठीक है? इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे टॉपिक्स भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सो यूनिट 4 आपका चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, यूनिट 5 है इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम्स और 6 है एक्सटर्नलाइजिंग। सो पहले क्या होता था ना, ये बुक नहीं है तो इसमें इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम अलग कर दी, एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम अलग कर दी। पहले ऐसा होता था कि दोनों मिला के एक ही यूनिट थी। सो दोनों को मिला के भी क्वेश्चन आ सकता है, अलग-अलग भी आ सकता है। सो पहले बात करते हैं जो मैंने बोला कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स, 2 यूनिट सबसे इंपोर्टेंट है, यूनिट 1 और 4। तो 4 में क्या-क्या करना है? ऑलमोस्ट सब कुछ ही करना है आपको। फिर भी अगर मैं स्पेसिफाई करूँ तो यूनिट जो आपका टॉपिक 4.2.2 है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज़। डिसेबिलिटीज़ कितनी तरीके की होती है और मैंने आपको बताया था 21 डिसेबिलिटीज़ है जो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। सो उसके बारे में आपको करना है। टेबल्स बहुत सारी इसमें दे रखी है और वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, बहुत ज़्यादा पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ के जाना है, ये वाला कुछ नहीं छोड़ना है। ऐसे ही 4.4 है डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस, ये भी पूरा का पूरा आपको पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4.3, 4.4 और इसके बाद 4.5 पूरा नहीं दे रखा बट मैंने बताया 4.5.1 क्योंकि इस पे ज़्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन आने के। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, कि गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। देखो जो भी टॉपिक के अंदर वर्ड्स है ना, उन वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। ये नहीं कि आइडेंटिफिकेशन तो पढ़ के चले गए पर गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन होते हैं वही नहीं पता, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है, यानी वो उस लाइन में, उस टॉपिक में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उनका मीनिंग भी पता होना चाहिए। सो गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होता है पता होना चाहिए और उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है। सो इस पे मॉडल्स दे रखे हैं आपके 3, वो मॉडल्स आप करके जाओगे। तो टॉपिक 4.5.1 और लास्ट है आपका 4.6 रोल ऑफ स्कूल साइकोलॉजिस्ट इन स्पेशल एजुकेशन। सो आपने देखा यूनिट 1 में भी एक ऐसा ही रोल पे क्वेश्चन था और इस पे भी दे रखा है। सो इन दोनों में से कोई एक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, या तो स्पेशल एजुकेशन में क्या स्कूल साइकोलॉजिस्ट का रोल है, या सिंपली पूछ देंगे कि इन जनरल क्या स्कूल साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है। सो ये थे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिट 4 से। यूनिट 5 में जो है 3 यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम में। एक तो है इंटरनलाइजिंग बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, ये मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आपको पता चले कि इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम्स होती क्या है। अभी तक ना क्या होता था, एक क्वेश्चन जो हर बार आता था वो होता था बिहेवियरल प्रॉब्लम्स पे, कि बिहेवियरल प्रॉब्लम्स क्या होती है, उनको असेस कैसे करना है। अब मैंने आपको बोला ना कि इन्होंने यूनिट्स अलग-अलग कर दिए। सो इसीलिए आपको इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम क्या होती है, एक्सटर्नलाइजिंग क्या होती है, ये दोनों पता होना चाहिए और इनको कैसे असेस करना है वो पता होना चाहिए, ताकि आप ब्रॉडर और बड़ा एक आंसर लिख के आ सको, अगर वो सीधा पूछे बिहेवियरल प्रॉब्लम क्या होती है तो भी। सो आपको ताकि इसके बारे में पता चले इसलिए मैंने ये टॉपिक अंडरलाइन कर दिया। बाकी इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो आपका है एक तो एंग्ज़ायटी वाला पार्ट, एंग्ज़ायटी में भी सोशल एंग्ज़ायटी। सीधा-सीधा टॉपिक नहीं है सोशल एंग्ज़ायटी, एंग्ज़ायटी के अंदर ही आप ढूँढोगे थोड़ा बहुत आपको लिखा हुआ मिलेगा और 2 बॉक्स बने हुए हैं, जिसमें सोशल एंग्ज़ायटी के कॉजेज़ और वो सब दे रखा है। सो उसको देख लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है सोशल विथड्रॉल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो बेसिकली आपको बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए इस चैप्टर में, और 2 टॉपिक जिस पे आपको ध्यान रखना है वो है एंग्ज़ायटी और सोशल विथड्रॉल। ऐसे ही नेक्स्ट वाली जो यूनिट है एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम, पहले तो आपको पता होना चाहिए वो क्या होती है ना? जैसे मैंने बोला सारे डेफिनिशंस आपको पता होना चाहिए जो चैप्टर के नाम में ही आ रहे हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ सवाल है वो आपका होता है या तो अटेंशन डेफिसिट होता है या हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर पे क्वेश्चन आ जाता है। सो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको पढ़ना है, टॉपिक 6.3 पूरा कवर करना है, इसमें से सवाल आता है। और इसके अलावा आप 6.5 भी पढ़ सकते हो, अदर एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। इसमें आपकी 3 प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो ट्रुएंसी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सो पूरा ही पढ़ना है वैसे तो, पर इस पे ज़्यादा ध्यान देके पढ़ना है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने लास्ट ब्लॉक पे जो कि आपका ब्लॉक 4 इंटरवेंशन एंड चाइल्ड राइट्स। इस वाले ब्लॉक में पहले आपका है यूनिट 7। यूनिट 7 में एक ही चीज़ है जो हर बार पूछते हैं और बहुत ज़्यादा पूछते हैं, जो कि है 7.4 यूजिंग आर्ट एंड प्ले थेरेपी। सो या तो आर्ट थेरेपी पे बहुत बड़ा सवाल आ जाता है या प्ले थेरेपी पे। तो या तो वो पूरा ही पूछेंगे डिस्क्राइब या राइट शॉर्ट नोट ऑन या व्हाट आर द टेक्निक्स एंड यूजेस ऑफ प्ले थेरेपी, ऐसे करके वो पूछ लेंगे। सो पूरा आर्ट थेरेपी के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्ले थेरेपी के बारे में। सो पूरा 7.4 जो आपका टॉपिक है वो पूरा आपको पढ़ के जाना है। पूरे चैप्टर में यही सबसे इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट आता है यूनिट 8 पे, जो कि है थेराप्यूटिक इंटरवेंशंस फॉर स्कूल फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स, ठीक है? सो इसमें आपकी क्या आएगी, 8.2.1 यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बहुत बार आई हुई है। 8.2.2 रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। सो बिहेवियर थेरेपी बहुत सारी दे रखी है, उसमें से ये फर्स्ट 2 हैं और यही सबसे ज़्यादा बार पूछी जाती है, कॉग्निटिव और रेशनल इमोटिव। सो इन दोनों को अच्छे से करना है। और लास्ट में आपका है 8.5, जो कि स्ट्रेंथ्स बेस्ड काउंसलिंग इन स्कूल। सो इसके ऊपर आपका नोट लिखने को या बड़ा-सा क्वेश्चन लिखने को आ सकता है। सो ये सारा आपका यूनिट 8 में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट हम जाते हैं यूनिट 9 पे, जो कि है चाइल्ड राइट्स एंड सेफ्टी। इस पे काफ़ी कम सवाल आते हैं, लेकिन जो आता है एक तो सबसे ज़्यादा बार ये वाला सवाल आता है, 9.4.4 चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद द लॉ। हर बार ऑलमोस्ट आया हुआ है ये वाला सवाल। इसके अलावा वो बेसिक आपसे पूछ सकते हैं कि चाइल्ड राइट्स इंडिया में क्या-क्या है, यानी 9.2.3 टॉपिक। और 9.4.5 मैंने यहाँ लिखा है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, लेकिन ना सवाल ऐसे भी आ सकता है कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में बताओ। सो उसमें आपको नेशनल कमीशन का भी बताना पड़ेगा, इसके साथ आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज अपनी अप्लाई करनी पड़ेगी कि पेरेंट्स का क्या रोल हो सकता है चाइल्ड राइट्स में, फैमिली का क्या हो सकता है, फ्रेंड्स का क्या हो सकता है, टीचर्स का क्या हो सकता है। सो ऐसे करके भी हो सकता है कि वो सिर्फ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स भी पूछ ले। सो ये आपको करना है। मैंने आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए जिससे सवाल आ सकते हैं। सो देखो, वैसे तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है? क्योंकि बुक भी एक ही है, आपने देखा होगा जो आपके मेन सब्जेक्ट्स होंगे उनकी 2-2 बुक्स होती हैं, पर इसकी एक ही किताब है ना? सो ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आपको डिटेल में पता हो, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया वो सारे टॉपिक्स जिस पे आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है, जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो इसके अलावा मैंने लास्ट में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एक तो मैंने लिखा है कि स्लो लर्नर्स और बिहेवियरल असेसमेंट। ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, इसको या तो आप गूगल पे सर्च करके थोड़ा याद कर सकते हो, उसके बारे में डेफिनेशन आ सकती है। और बिहेवियरल असेसमेंट जो है, ये तो आपका जो मैंने आपको बताया था ना, इंटरनलाइजिंग और एक्सटर्नलाइजिंग, वो दोनों का मिक्स करके ही आपको लिखना पड़ेगा। सो ये जो थे मैंने आपके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने की कोशिश की है, और ये मैंने किस बेसिस पे किया है, सो पास्ट ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे आपके असाइनमेंट इस साल का, लास्ट साल का जो है, वो सब के बेसिस पे। सो अच्छे से करना है, हो जाएगा। एक ही किताब है, ज़्यादा से ज़्यादा पर उसको पढ़ने की कोशिश करो, और कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो पाएँ, पर नहीं हो रही है तो इनको तो कर ही लो अच्छे से। ठीक है, दैट वाज़ ऑल एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आधी बुक मैंने कवर करवा दी है, आप उन वीडियोज़ को देखो बार-बार ताकि रिवाइज़ होता रहे। That was all from my side. Please write some encouraging words in the comments, and thank you so much.